हेलो बच्चों, तो तैयार हो जाइए हमारा नए लेक्चर पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। यानी गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशनें हैं जिनको हमको पढ़ना है। उसके बगैर तो आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमको ये परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि ध्रुव कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यानी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सब कुछ हमको पता होना चाहिए, तभी हम आगे के टॉपिकों को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनकी परिभाषाओं से और पहली परिभाषा हम लिखेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर, ठीक है। इसको अब देखिए, हम परिभाषा लिखने से पहले आपको बता देते हैं गोलीय दर्पण होता क्या। थोड़े सुनिए। गोलीय दर्पण मतलब वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले से काट करके बनाया गया हो। जैसे अगर चित्र में देखें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई गोला है, इसको एक किनारे बनाओ, यहां नहीं बनाओ, इधर देखो। ये हम एक कांच का एक गोला ले लेते हैं और इसको काट दिया हमने बीच से, और बीच से काट दिया तो केवल इतना भाग हम यूज कर रहे हैं दर्पण बनाने में, ठीक है। तो अब इसका जो केंद्र होगा वो तो यहाँ पर होता है C, ठीक है ना। और दर्पण अगर बनाए तो दर्पण हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम उभरे हुए भाग में पेंट लगा दें और धंसे हुए भाग से परावर्तन कराएं तो ये होता है अवतल दर्पण, ठीक। अगर हम इसी से अगर हम उत्तल दर्पण बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, ये गोला लिया हमने कांच का और उसका हमने इतना भाग काट लिया, इतना, और हम क्या करें, इसमें धसे हुए भाग में पेंट लगा दें तो उभरा हुआ जो भाग होगा वो चिकना पृष्ठ होगा, जिसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। और इसका इस गोले का जिससे काट करके बनाया गया उसका एक केंद्र होगा जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हम लोग अब लिखेंगे। तो चाहे उत्तल दर्पण बनाना हो चाहे अवतल दर्पण बनाना हो, वो किसी गोले से काट करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव की परिभाषा क्या लिखेंगे कि परावर्तक जो पृष्ठ है, चाहे उत्तल दर्पण का हो चाहे अवतल दर्पण का, दोनों के लिए परिभाषा है ये। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसकी सेम परिभाषा होगी ध्रुव की। क्या लिखेंगे, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, ये वाला या ये वाला, इसका जो मध्य बिंदु होता है ये, इसका ये वाला हो जाएगा मध्य बिंदु, इसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी इसका जो ध्रुव होगा वो कहाँ हो जाएगा, बिल्कुल बीच में, परावर्तक पृष्ठ के बीच में ये ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी परिभाषा हम लोग लिखेंगे इसकी वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र इसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर परिभाषा बिल्कुल आप सिंपल लिख सकते हैं कि जिस खोखले गोले से काट करके दर्पण बनाया गया है उसका जो केंद्र होगा उसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र। तो लिख सकते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी जिस गोले से काट करके बनाया गया है उसका जो केंद्र होगा, उस गोले का केंद्र होगा, उसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो केंद्र होगा वो ये हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण होगा तो उसका केंद्र ये होगा, अवतल दर्पण होगा तो उसका केंद्र ये हो जाएगा। ठीक, नोट कर लें इसको। अभी हम एक चित्र में सारी चीजों को दिखा देंगे कि कहाँ वक्रता केंद्र होगा और कहाँ पोल होगा, या और वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी। पहले परिभाषा लिख लें। नंबर 3 वक्रता त्रिज्या। अगले डालिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको कहते हैं इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल ऊपर के तरीके से, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम बिल्कुल सेम परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष। ये अगली परिभाषा में लिखेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं दर्पण के
ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा, दर्पण के ध्रुव P लिख दीजिए, दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद अगली परिभाषा लिखेंगे, फिर हम एक साथ सारे जो पॉइंट हमने लिख रहे हैं उसको हम चित्र में दिखाते हैं। ठीक है, अगला नंबर है 5 और हेडिंग लगाइए फोकस। फोकस FOCUS, इसको फोकस करते हैं। ठीक है, तो फोकस या इसको मुख्य फोकस भी कह देते हैं। दर्पण में एक ही फोकस होता है, इसलिए उसको चाहे मुख्य फोकस कहिए चाहे केवल फोकस कहिए। ठीक है, तो फोकस क्या होता है, अब फोकस समझने के दो चित्र में हम बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कोई भी, ये अलग अलग थोड़ी डिफिनेशन होगी अवतल दर्पण के फोकस की और उत्तल दर्पण के फोकस की। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, और दूसरा भी बना लेते हैं साथ में, ये हमारे पास है उत्तल दर्पण। ये तो हम लोग बना लेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है, ध्रुव, P कहते हैं। ठीक है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ये भी P कहलाएगा। इसका ये किसी भाई इतने किसी गोले से काट करके निकाला गया है, गोले का पार्ट है ये। ठीक है ना, तो इसका उस गोले का जो कहीं केंद्र होगा तो वो केंद्र हम मान लेते हैं ये है, उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कौन सी हो जाएगी, C और P को मिलाने वाली रेखा, ये पूरी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी ये किसी गोले का भाग हो गया, इसका जो केंद्र होगा ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, और इसको मिलाने वाली रेखा यानी P और C को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष। ये तो मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। ऐसे इधर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का मतलब ये नहीं P और C के बीच की ही जो लाइन है उसी को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। पूरी जो लाइन है C से इधर वाली और P से उधर वाली, सब पूरी लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगर हम फोकस को डिफाइन करना चाहते हैं तो एक चीज को समझना है कि अगर हम इस दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर अगर कोई प्रकाश किरण अगर डाली जाए, ठीक है ना, दोनों दर्पणों की बात करो साथ में, इस पर भी हम प्रकाश कहां पर डालेंगे, उस चिकने पृष्ठ पर डाला जाएगा, इधर थोड़ा डाल देंगे आगे से। ठीक है ना, तो यहां पर हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को डाली है, ये हमारे पास है प्रकाश किरण। और जब यहां से टकराएगी तो फिर परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद परावर्तन होगा परावर्तन नियमों के अनुसार। ठीक है ना,
तो परावर्तन होने के बाद ये इधर घूमेगी और इस प्रकार से होकर के जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो परावर्तित जो किरण होती है ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। लेकिन इधर देखो जरा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, यहां पर जो परावर्तन होगा, भाई देखो इसमें परावर्तन नियमों का पालन आप करा करके अगर ये वाली रेखा खींचे तो कैसे खींचेंगे भाई, जब ये आपतित किरण हो गई यहां पर ये आपतन बिंदु हो गया तो आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचे, तो अभिलंब किसी भी गोली पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, ये गणित में जानते हैं कि किसी गोली पृष्ठ पर अगर कोई अभिलंब खींचा जाएगा तो कहां से होकर के जाता है, उसके केंद्र से। तो इसका केंद्र कौन है गोले का, सी, जिसको हम वक्रता केंद्र यहां कह रहे हैं, ये उसका अभिलंब हो जाएगा। तो परावर्तन कैसे होता है, ये अगर आपतन कोण अगर आई है तो ये परावर्तन कोण होगा जितना कोण ये उतना ही कोण ये, ठीक है। ये आई होगा तो ये आर होता है। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर आपतन बिंदु है तो इसको अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब कहां से होकर के जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर के जाता है। और इसको जरा थोड़ा इधर भी दिखाओ, क्योंकि प्रकाश किरण को इधर तो जाना नहीं है, तो यहाँ पेंट लगी है, जाएगी तो इधर। तो जब ये आपतन कोण होगा यहाँ अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण, और यहां से जब परावर्तन होगा तो प्रकाश किरण किधर जाएगी, इस तरीके से, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये किरण मुख्य अक्ष को कहीं नहीं काट रही है, ये तो इधर टकराई इधर चली गई, मुख्य अक्ष तो हमारा यहाँ नीचे है। तो क्या होता है, जब हम इस परावर्तित किरण को जब हम पीछे बढ़ाते हैं यहां, इस बिंदु से लग रहा है कि इस बिंदु से प्रकाश किरण आ रही है, यानी मुख्य अक्ष के इस बिंदु से, जहां पर एफ लिखा हमने, इस बिंदु से प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को कहा जाता है उत्तल दर्पण का फोकस। तो ये दोनों अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन हम लोग एक साथ दोनों परिभाषाएं लिखेंगे, आप ध्यान समझना, उसको फिर हम समझाएंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ये तो इसके लिए बात हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जा रहे हैं, मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होकर जा रही है, इस वाले बिंदु से, ठीक है ना। तो जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अथवा, अब जरा इसी बात को हम जरा उत्तल दर्पण के लिए भी कहते हैं, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी ये जो मुख्य अक्ष के समांतर चले प्रकाश के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसे कहते हैं हम फोकस, ठीक है। उसे गोलीय दर्पण का फोकस, गोलीय दर्पण का फोकस यानी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको प्रदर्शित करते हैं एफ से, फोकस कहते हैं।
ये कहानी समझ में आई? कुछ कहानी समझ में आई? तो इसको चित्र बना लो और उसके बाद इसको नोट कर लो, क्योंकि बिना चित्र के फोकस को डिफाइन करना बड़ा कठिन काम है। कि पहले प्रकाश कणों मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, फिर देखेंगे परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर के जा रही मुख्य अक्ष के, या मुख्य अक्ष के किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, उसको हम कहते हैं फोकस। चलो बना लो, फिगर बना लो और लिख लो परिभाषा इसकी। और उसके अगली परिभाषा लिखना है फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी परिभाषा। अब इसकी परिभाषा बहुत सिंपल हो गई। अगर फोकस परिभाषा आपने बना ली है तो फिर फोकस दूरी की परिभाषा बहुत सिंपल। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है, या ध्रुव से इस वाले फोकस की दूरी, ये दोनों फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए इसकी। गोली दर्पण के ध्रुव P से फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये चित्र में आप ये भी दिखा लीजिए f कहां पर होता है। ठीक है, और ये सूत्र भी हमको याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये हम लोग प्रूव करेंगे भी आगे वाले वीडियो में, कि फोकस दूरी का जो मान होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यानी टोटल अगर ये जो डिस्टेंस हम कहते हैं, इसको r कह रहे हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, वक्रता त्रिज्या, यानी ध्रुव से C के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या वो जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यानी कह सकते हैं कि जो F होता है वो P और C के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर, चलिए यहां लिख देते हैं, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी F इज इक्वल टू लिख सकते हैं R/2। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में इसको प्रूव करते हैं। इसको नोट कर लें। और एक और परिभाषा लिखनी है, जिसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। तो अगला नंबर लिखिए, अगला नंबर है 7।
दर्पण का 7 नंबर, दर्पण का द्वारक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो इसका मतलब देखो क्या है, चित्र में देख लें। ये हमारे पास हो गया दर्पण, कैसा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण ले सकते हैं। ये उत्तल दर्पण ले लिया हमने। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये, उसका जो व्यास होगा, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको कहते हैं दर्पण का द्वारक। बात क्लियर हो रही है? जैसे इसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये जो पूरी जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, ये इसको हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। ये डिस्टेंस पूरी, यानी परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो इतनी आपको परिभाषाएं याद रखनी है जो गोलीय दर्पण से संबंधित हैं। तो इसको एक बार हम चित्र में इन सबको बता देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज कहां पर होती है गोलीय दर्पण में, ठीक है। तो एक एक चीज को समझते चलेंगे। दोनों दर्पण में हम आपको बताएंगे। जैसे ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग में पेंट लगा देते हैं, धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन किया जाता है और ये बना देते हैं उत्तल दर्पण। क्लियर हुए? ये उत्तल दर्पण, तो इसमें धंसे हुए भाग में हम पेंट लगा देंगे और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कराएंगे, ठीक है। अब देखो ये किसी गोले से काट करके निकाला गया। अगर इसको पूरा अगर गोला हम बनाए तो हमारा गोला लगभग इस टाइप का बनेगा। देखिए इसको गोल बनाना है हमसे, अगर टेढ़ा बन गया हो तो आप लोग बिल्कुल एकदम गोल बनाएंगे इसको, ठीक है। और इसी प्रकार से ये भी किसी गोले से काट करके निकाला गया है। पूरा गोला अगर होता तो इस प्रकार का गोला हमारे पास होता। समझ रहे हैं? इसको आप पूर्णतया गोल दिखाएंगे। ये यहां से इस गोले से ये बनाया गया है दर्पण और इस वाले गोले से इसको बनाया गया है। अब जरा देखो इसका, ये तो दर्पण का जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको P से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ध्रुव है ये। और इस गोले का जो केंद्र होता है उसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। तो ये कौन सा केंद्र हो गया? वक्रता, ठीक है ना? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये पूरी रेखा, इसकी कोई लिमिट नहीं कि C और P के बीच में की रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। पूरी मिलाने वाली रेखा इधर से इधर तक पूरी, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। इसके इस वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहेंगे इसको, ठीक है।
अगर कोई प्रकाश किरण इस पर एक मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित हो रही है, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, ऐसे जा रही है, तो इस बिंदु को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। एफ से, स्मॉल एफ से लिखते हैं फोकस दूरी को, और फोकस एक पॉइंट है उसको लिखा जाता है कैपिटल एफ से, ठीक है। और ये जो पूरा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको लोग व्यास कह रहे हैं, ये होता है, इसको कहते हैं, अभी लास्ट में परिभाषा लिखी हमने, दर्पण का द्वारक। ये क्या है हमारा? दर्पण का द्वारक। बात समझ में आ रहा है? दर्पण का द्वारक है पूरा यहां से यहां तक। तो ये सारी चीजें इसमें हमने बताई आपको। उसी प्रकार जरा इस पर भी, इसके मिडिल पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण का ध्रुव। इसका जो केंद्र होगा इस गोले का, वो कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष, ठीक। और ध्रुव और सी के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं आर्क, यानी वक्रता त्रिज्या हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण अगर डाली जाए, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी इसको लगता है कि वो यहां से आ रही कहीं से, तो ये कहलाता है दर्पण का फोकस, जिसकी डिस्टेंस होती है ध्रुव से एफ, स्मॉल एफ, जिसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं, ये होता है दर्पण का द्वारक। तो ये जो सारे जो नामकरण यहाँ किए हैं, वो सारे नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको परिभाषा याद कर लेनी है कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है, क्योंकि आगे हम लोग जब हम किसी गोलीय दर्पण के सामने किसी रखी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनाएंगे, तो हमको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ध्रुव कहाँ होता है, मुख्य अक्ष कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है। तो हमको जो किनारे खींचने में जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लें, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और कैसा होता है प्रतिबिंब, बड़ा होता है कि छोटा होता है, ठीक है ना, आभासी होता है, वास्तविक होता है। तो उसके पहले कुछ नियम है, पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद किनारे खींचना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो जो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।